नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड चीन के अंदर हुई और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर और पुतिन की धमकी को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये हैरान करने वाला पैटर्न इतनी तेज़ी से सामने आया है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पुतिन भी ट्रंप की तरह अल्टीमेटम देने लगेंगे। इस बार फ़र्क इतना है कि अभी तक लगातार ट्रंप पूरी दुनिया को अल्टीमेटम देते थे, टैरिफ वॉर की धमकियां देते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन ने सीधा सीधा अल्टीमेटम ट्रंप को दिया है और बहुत दो टूक कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध में बातचीत नहीं हुई और शांति नहीं आई तो रूस पूरे यूक्रेन पर भीषण हमले करेगा और अपना मिशन पूरा करके उन इलाकों पे सब पे कब्जा कर लेगा, जिसके बारे में पुतिन ने अपनी सेना को बता रखा है या आदेश दे रखा है। ये इतनी बड़ी और जटिल खबर है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर पुतिन ने अचानक इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया। अभी तक जो पुतिन थे वो हर चीज़ को बहुत ही आहिस्ता से बताते थे। वो कभी भी उन्होंने आज तक बोला ही नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं या उनके बीच में कोई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। वो सिंपल सा एक बात बोलते हैं कि रूस का एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर चल रहा है और उसी के हिसाब से हमले हो रहे हैं। वो इसको युद्ध मान नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि उन्होंने सीधा बोला है कि जंग को लेकर अगर जल्दी बातचीत नहीं हुई तो उसका खामियाजा पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा और यूक्रेन को ना तो अमेरिका बचा पाएगा और ना ही यूरोप। इसके पीछे की 3 या 4 बड़ी खबरें हैं जो 2 पुतिन के फेवर में जाती हैं और 2 पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले आपको हम पुतिन के फेवर की 2 चीज़ें बता दें। पहली बात तो यह है कि जो 70 मिनट तक विक्ट्री डे परेड चीन के अंदर हुई, जिसमें 10,000 सैनिकों के साथ 100 तरीके के हथियार और 100 तरीके की मिसाइलों का कहते हैं ना तरीके जो दिखाए गए, युद्ध के आधुनिक तरीके दिखाए गए, उससे पुतिन का हौसला भी बढ़ा है और पूरी दुनिया को एक संदेश गया है कि चीन और रूस बहुत बड़ी बाजी पलटने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। और जिस तरीके से जिनपिंग ने बोला है कि चीन किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्होंने वर्ड वायलेंस यूज़ किया, वॉर यूज़ नहीं किया। उन्होंने वॉर की जगह वायलेंस वर्ड यूज़ किया। उन्होंने बोला है कि चीन किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर कोई देश सोचता है कि चीन को हिंसा से दबाया जा सकता है या डराया जा सकता है तो याद रखिए कि चीन किसी से डरने वाला नहीं है। ये उस वक्त उन्होंने बोला जब पुतिन चीन के अंदर मौजूद थे। तो ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं चीन के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। दूसरा, किम से 1 घंटे की जो गुप्त मीटिंग हुई पुतिन की अलग से, जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या बातचीत में हुआ, कैसे हुआ। बस पुतिन ने इतना बोला कि हम किम के बहुत आभारी हैं, सुप्रीम लीडर उत्तर कोरिया किम जोंग उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। ये जो छोटा सा स्टेटमेंट चीन के अंदर से दिया गया, उसने पूरी कहते हैं ना पूरी ट्रंप की वॉर स्ट्रेटेजी को पूरा बदल के रख दिया है। ट्रंप पिछले 18 से 20 घंटे के अंदर खुलकर पुतिन के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं। सिर्फ वो भारत को धमका रहे हैं कि आप रशिया से दूर रहिए, आप चीन से दूर रहिए। कभी वो बोल रहे हैं कि भाई भारत को 2 तानाशाह देश चीन और रूस के साथ नहीं जाना चाहिए था। ये कौन थे? ये पीटर नवारो थे जो ट्रेड सलाहकार हैं ट्रंप के, और वो लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि भारत को रूस और चीन के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, उनको हमसे व्यापार करना चाहिए, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप का वॉर गेम था या जो टैरिफ वॉर गेम था उसको बहुत जोर का झटका लगा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके की रणनीति चीन के अंदर दिखाई है एससीओ मीटिंग के अंदर, उससे अमेरिका में खलबली मची है। वहाँ के वॉर एक्सपर्ट्स, वहाँ के जो आर्थिक सलाहकार हैं ट्रंप से जुड़े हुए या पूर्व सलाहकार हैं, वो 2 टूक कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर। आज ही पुतिन का एक बहुत सटीक बयान आया है जो उन्होंने कल दिया था 3 तारीख को, जो आज वायरल हो रहा है कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाकर भारत और चीन को दबा लेंगे या डरा लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोनों देशों में से कोई भी डरने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है कि ट्रंप की जो धमकी की नीति है कि सब देशों को धमकाओ और अपनी चीज़ों को मनवाओ, उसके ऊपर पुतिन ने 2 टूक कहा है कि अब वो ज़माने गए जब कोई देश किसी को धमकाकर अपनी मनमर्जी करता था। ट्रंप को अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। यहाँ पर अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। चलिए, ये तो पुतिन का पक्ष हो गया। अब ये बताइए कि बाकी देश क्या कर रहे हैं? बाकी देश खाली नहीं बैठे हुए हैं। जेलेंस्की क्या कर रहे हैं? ट्रंप इस वक्त क्या कर रहे हैं? जैसे ही ये अटैक हुआ है, जैसे ही ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात ये आई है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन इस समय पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान
और कनाडा, ऐसे देशों के बहुत सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी युद्ध को लेकर मीटिंग होगी, जिसके जरिए इन सारी चीज़ों को एक समराइज़ किया जाएगा कि भाई रशिया के अग्रेशन से हम कैसे उसको रोकें, उसको कैसे पकड़ें या कैसे कंट्रोल करें। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जर्मनी का एक है डॉचलैंड एक ऑपरेशन जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 1000 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट तैयार हुई है और उसमें बहुत ही क्लियर कट और डिटेल में बताया गया है कि हमारी रूस से एक लड़ाई होने वाली है या हो सकती है और उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। और ऐसी भी खबरें हैं कि फ्रांस से लेकर बाल्टिक देश तक तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त तैयारी आ रही है। खास तौर से जो बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों ने अपने यहाँ रशिया से वॉर को लेकर जो टैंक और तोप खाने हैं उनको बॉर्डर की तरफ भेजना शुरू कर दिया। ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं और शायद इसीलिए पुतिन ने जब देख लिया कि फ्रांस मान नहीं रहा है, ब्रिटेन मान नहीं रहा है, जर्मनी मान नहीं रहा है, तब आज आकर उन्होंने सीधा बोला कि ट्रंप, आप या तो युद्ध को रुकवा लीजिए, वरना रूस इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो अपनी ताकत के दम पर यूक्रेन को हरा भी देगा और उस पर कब्जा भी कर लेगा। और ये जो संदेश पुतिन का गया है वो पूरे यूरोप में खलबली मचा चुका है, अमेरिका में खलबली मचा चुका है। स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के विदेशी मामलों के सलाहकार हैं और ट्रंप के विशेष सलाहकार माने जाते हैं, वो खुद इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ को दो टूक बोला गया है कि किसी भी कीमत पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जो पुतिन को और ज़्यादा भड़का दे या इस युद्ध को बहुत ही विनाश के रूप में ले जाए। क्योंकि पुतिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है और वो मीडिया के सामने खुले सवालों में उन्होंने पूछा कि जो ज़ैपट 25 आपका युद्ध अभ्यास चल रहा है उसका क्या मकसद है, जिससे फ्रांस और पूरा यूरोप डरा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि रूस को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, रूस अपनी तैयारियों को पैना करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इस युद्धाभ्यास को कर रहा है। अगर यूरोप समझता है कि ये उसके खिलाफ कोई एग्रेशन है या रूस की कोई बहुत बड़ी तैयारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुतिन ने बोला है। लेकिन फ्रांस बिल्कुल भी मारने को तैयार नहीं है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि फ्रांस ने एक तरीके से ये मान लिया है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर रूस से उसका सीधा टकराव होगा, यूरोप का, पूरे यूरोप का। और उसमें खास तौर से आपके जो जर्मनी है वो सबसे बड़ा लीड लेने की तैयारी में है। इसीलिए मैंने बोला ना, डायचलैंड, ऑपरेशन डायचलैंड, जो 1000 पन्नों का एक खुफिया दस्तावेज है, उसके लीक होने का दावा किया गया है और जिसके अंदर रशिया से किस किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, हमें क्या करना है, बंकर कहाँ रहेंगे, नेटो की सेना को कैसे रसद पहुंचानी है, कहां कहां टैंक करेंगे, हमारा फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होंगी, हमारे टारगेट रशिया के अंदर क्या होंगे, इसका बहुत ही डिटेल तरीके से बताया गया है। लेकिन इसको लीक किया गया है या लीक हुआ है, इसके बारे में किसी को पुख्ता तौर पर किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पुतिन ने कल कम से कम 6 बड़े बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने 2 भारत और चीन से जुड़े हुए दिए, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक तो उन्होंने बोला कि टैरिफ वॉर के जरिए भारत को, चीन को दबा नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने ट्रंप से बोला है कि आप चीन और भारत को धमकाना बंद करें, उनके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी शर्तें थोपना बंद करें, वरना इसका असर जो होगा वो बहुत ही उल्टा अमेरिका के ऊपर बैठेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि मैं जेलेंस्की से बात करने को तैयार हूँ अगर वो मॉस्को में आते हैं। जेलेंस्की की शर्त को समझिए, जेलेंस्की बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं, वो पुतिन बोल रहे हैं कि अगर जेलेंस्की मॉस्को आते हैं तो वो बातचीत को तैयार हैं। यानी कि अब जेलेंस्की को जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा मॉस्को में और बोलना पड़ेगा कि भाई कीव को बख्श दो, यूक्रेन को बख्श दो, हमारे बहुत सारे इलाके आपने कब्जे कर लिए हैं। और अभी की जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसमें रूस के रक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं और वहाँ की एक रिपोर्ट भी आई, वो भी बता चुकी है कि आप मान के चलिए कि हर महीने रूस 700 वर्ग किलोमीटर का इलाका बहुत तेज़ी से कब्जा कर रहा है यूक्रेन के अंदर। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो आंकड़ा हम आपको 1-1.5 महीने पहले का बता रहे हैं कि 1,61,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका रशिया कब्जा कर चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हर महीने 700 वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस कब्जा कर रहा है तो अब यूक्रेन के पास पूर्वी यूक्रेन में बचा क्या? क्योंकि जो डोनबास था उसका तो अब बताया जा रहा है कि 90% से ज्यादा इलाका रशिया के कब्जे में आ चुका है। कुपियांस्क एक शहर है जिसमें भी पिछले कुछ हफ्तों से इतनी तेजी से लड़ाई बढ़ी है, वहां का भी 90% इलाका रूस के पास आ चुका है। अब सवाल उठता है कि जो ट्रंप ने बोला है कि चीन के अंदर जो कुछ भी विक्ट्री डे परेड के अंदर हुआ वो अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया की साजिश है। तो इस बयान के ऊपर देखिए कैसे रशिया मजा ले रहा है। रशिया कह रहा है कि नहीं नहीं, वो तो सब उन्होंने ऐसी मजाक में कह दिया है ट्रंप ने, और वो हमसे लड़ाई को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। यानी कि यहाँ पर ट्रंप को ट्रंप के ही दांव में फंसाने की कोशिश हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ट्रंप जो भी बयान दे रहे हैं रूस या चीन
या उत्तर कोरिया के खिलाफ वो सिर्फ एक मजाक है। तो ट्रंप के ही बयान में ट्रंप को ही उलझाया जा रहा है और ट्रंप को मजबूर किया जा रहा है या तो वो खुलकर रूस के सामने हमला करने की बात करें या फिर बातचीत के लाइन पर आएं और जेलेंस्की को समझाकर रशिया को वो पूरे इलाके सौंपे जाएं जो यूक्रेन के इलाके जो हैं वो रशिया कब्जा कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आने वाले दिनों में 2 या 3 चीज़ें हो रही हैं। एक, जो 10 लाख करोड़ के हथियार खरीदने के लिए जेलेंस्की ने एक जो अपना ड्राफ्ट तैयार किया अमेरिका के साथ, वो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है और उसमें दावा किया जा रहा है उसकी पहली खेप जो है वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगी। यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये जो युद्ध होगा उसमें जो नए हथियार होंगे जेलेंस्की की तरफ से वो बहुत ज़्यादा आ चुके होंगे। और सबसे लेटेस्ट बात ये रही है कि रशिया इतनी तेज़ी से अग्रेशन में आगे इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल है उससे पहला हमला रशिया के ऊपर कर दिया गया है और उसमें रूस सुरक्षा बल और रूस की जो स्पीड बोट होती हैं उनको टारगेट किया गया है सबसे पहले फ्लेमिंगो मिसाइल से। आपको बता दें ये फ्लेमिंगो जो मिसाइल है इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये यूक्रेन की पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। उसने ऐसा करके दिखाया रशिया को के बहुत बड़े पोर्ट को उसने तबाह किया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है रशिया का। लेकिन जेलेंस्की ये भूल गए कि आप हमला तो कर दोगे लेकिन उसका पलटवार भी तो होगा। तो यही है कि पुतिन ने आज जो मीडिया के सामने बयान दिया है कि अब जेलेंस्की को समझा लो, या तो सरेंडर करो और या सर्वनाश। तो स्थिति ये आ गई है कि यूक्रेन जो है अब एक आने वाले दिनों में बहुत ही भीषण हमले सहन करने वाला है। और आपको मैं बता दूं अभी की जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 448 हमले अभी पिछले 18 घंटे के अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हो चुके हैं, जिसमें करीब 35 से 40 क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया ने कर लिया है। और आपको बताएं एक दावा और भी किया जा रहा है कि पुतिन ने आखिर इतना ज़बरदस्त क्लेम करना कैसे शुरू कर दिया है कि अब जो पुतिन है वो जो रूस है वो आर पार की जंग करने जा रहा है। उसके पीछे के 2 या 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो स्पेशल फोर्स रशिया पिछले 9 महीने से तैयार कर रहा था वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिक्रूट हो चुकी है, ट्रेंड हो चुकी है और अपने अपने मोर्चों पर डिप्लॉय की जा चुकी है। पहली खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो भी जो रूस का मीडिया वो दावा कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रशिया के बारे में दावा किया जा रहा था कि उसके पास मिसाइलों का टोटा हो गया है, बहुत कम मिसाइलें बची हैं, वो खबर को भी एक तरीके से पुतिन ने झुठला दिया है। पुतिन ने जो दावा किया था आज से करीब 4 से 5 महीने पहले कि रूस हर महीने हर दिन जितनी मिसाइलें पूरी दुनिया बनाता है उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रशिया बना रहा है, उसके ऊपर इसलिए बिलीव करना चाहिए क्योंकि ऑर्शेनिक जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, वो मैदान में आ चुकी है। और विक्ट्री डे परेड में आपने देख ही लिया कि चीन ने अपनी DF-5C जो ICBM कहते हैं ना परमाणु क्षमता वाली मिसाइल दिखाई थी, उससे सबसे ज़्यादा खौफ में यूरोप है। और यूरोप के अंदर भी आज स्वीडन ने एक चेतावनी जारी की है कि हमने चीन के अंदर जो तस्वीरें देखी हैं और पुतिन का जो स्वागत देखा है और पुतिन और जिनपिंग के जो हमने तेवर देखे हैं और किम का जो हमने साथ देखा है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरा नेटो जो है वो रूस के रडार पर है, रूस उस पर हमला जरूर करेगा। और जेलेंस्की के बाद यानी कि यूक्रेन के बाद यूरोप का नंबर है और इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जर्मनी ने तो बहुत ही पहले बोल दिया था, वहाँ के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने बोला था कि अगर नेटो ने आज रशिया के ऊपर हमला नहीं किया तो याद रखिए कि नेटो की जो 32 देशों के आधुनिक हथियार और फाइटर जेट हैं वो एकदम बेकार हो जाएंगे जब रशिया हम पर अटैक करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सिर्फ इतना आप समझाना चाहता हूँ कि ये जो युद्ध है वो बहुत ही भीषण दौर की ओर निकल चुका है। शायद अब इसको ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। ट्रंप भले ही कहते रहें कि आने वाले 2 हफ्तों में कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ 2 हफ्ते छोड़िए, उन्होंने 14 जुलाई को रूस को 2 महीने का उन्होंने दिया था कि नहीं 50 दिन का उनको एक तरीके का चैलेंज किया था। उनको बोला था कि हम अब 50 दिन का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो खत्म हो चुका। अल्टीमेटम उल्टा अब ट्रंप पुतिन की तरफ से आने लगा है और पुतिन ने साबित कर दिया है कि ट्रंप आप बार बार सिर्फ अल्टीमेटम देते हो, हमने उस अल्टीमेटम पे काम शुरू कर दिया है, जिसका नज़ारा यूक्रेन के ताज़ा हमलों में हम साफ देख सकते हैं। आप यकीन मानिए कि यूरोप अब अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। इसीलिए पेरिस के अंदर जो एक मीटिंग चल रही है वो इतनी क्रूशल और इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कल बहुत जल्दी बताऊंगा कि ये जो नया वॉर मोर्चा जो ना यूरोप की तरफ से खोला जा रहा है और जो अमेरिका की तरफ से खोला जा रहा है, उसमें चीन और किस तरीके से चीन और उत्तर कोरिया किस तरीके से रूस के लिए एक बूस्टर डोज साबित होंगे। और इसीलिए ये जो 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड चीन के अंदर हुई है वो एक तरीके से रशिया का तृतीय विश्व युद्ध की वो सेना साबित होने जा रही है जो रशिया के लिए वॉर गेम चेंजर हो सकती है, या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है युद्ध के मैदान में। तो आपसे हम फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि पुतिन क्यों इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं 3 सितंबर के बाद से।